इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और अगर आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप O2IAS Academy ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर देता हूँ दैट हाउ यू कैन डाउनलोड दोज पीडीएफ्स। सो जब आप O2IAS Academy ऐप डाउनलोड करेंगे, दिस इज़ द इंटरफेस ऑफ द ऐप। वहाँ पे आपको स्टोर सेक्शन के अंदर जाना है। स्टोर सेक्शन में आपको बेसिकली ये कोर्स मिलेगा, एंथ्रोपोलॉजी आंसर राइटिंग यूपीएससी मेंस 2024 कोर्स। इस कोर्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। वहाँ पे आपको कंटेंट सेक्शन के अंदर जाना है। यू विल बी ओपनिंग द ओवरव्यू सेक्शन। यहाँ से भी आप जो फ्री रिसोर्स है वो डाउनलोड करना चाहते हैं, बट कंटेंट सेक्शन के अंदर जाइएगा। कंटेंट सेक्शन में आपको फ्री रिसोर्स ये फोल्डर जो है वो मिल जाएगा। जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसका जो पीडीएफ है दैट इज़ फ्रीली अवेलेबल हेयर। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके फ्री रिसोर्स सेक्शन के अंदर आप इस फाइल को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इन एडिशन टू दैट यहाँ पे आपको जो वर्कशीट्स हैं वो भी प्रोवाइड की जाती हैं। और अगर आप हमारे साथ आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो आप इन वर्कशीट्स के अंदर दिए गए जो सवाल हैं उन सवालों को मुझे लिख के भेज सकते हैं। आई विल एवेल्युएट दोज क्वेश्चंस एंड मैं उनका एवेल्युएटेड सोल्यूशन जो है वो भी आपको उसी के साथ भेज दूंगा। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कल्चरल रिलेटिविज्म। ऑब्वियसली जब ये सिनॉप्सिस होते हैं तो सिनॉप्सिस के अंदर थोड़ा सा वर्ड लिमिट को क्रॉस किया जाता है। ठीक है, तो हमने इंट्रोड्यूस किया that cultural relativism is the fundamental concept in anthropology that emphasize on the importance of understanding cultures within their own context and the value systems. ठीक है, और फिर उसके बाद दिस इज द इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद हमने डिफाइन कर दिया एज इट इज डिफाइंड बाय फ्रांस बोआ। ठीक है, ये करो चाहे ना करो, दिस इज ऑप्शनल। Okay, so Franz Boas defined the cultural relativism as the belief that each culture should be understood and evaluated it in its own terms, rather than judged on the basis of the values or norms of the observer's culture. ठीक है, इस तरह से डिफाइन कर दिया फ्रांस बोआ ने। ओके, मैंने इसलिए इंट्रोडक्शन के अंदर फ्रांस बोआ नहीं लिखा है बिकॉज बच्चे जो है देन एक ऑब्सेशन पाल लेते हैं। ऑब्सेशन कि इंट्रोडक्शन के अंदर ही एक ना एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट को लिखना है। और मैंने देखा है कि ओके देयर आर 2-3 क्वेश्चंस जिनके अंदर ये जो चीज़ें हैं ये काम करती हैं कि इंट्रोडक्शन के अंदर जब एंथ्रोपोलॉजिस्ट लिखते हो तो इफ़ेक्ट ज़्यादा आता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन बढ़िया लगता है। बट बाकी जो क्वेश्चंस हैं वहाँ पे अगर आप ये ऑब्सेशन पाल लेते हो तो वो एक नेगेटिव कोनोटेशन कैरी करता है, बिकॉज तब आप इंट्रोड्यूस क्वेश्चन को नहीं कर रहे होते हो, आप इंट्रोड्यूस अपनी जो है आपके नोट्स जो हैं वो उनको कर रहे होते हो। ठीक है, तो इसीलिए जो बाकी आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर फ्रांस बोआ का इंट्रोडक्शन के अंदर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, सम नोटेबल प्रोपोनेंट्स जो हैं उनका नाम है फ्रांस बोआ, रूथ बेनेडिक्ट, मार्गरेट मीड, हस्कोविट्स, एडवर्ड सापीर। ठीक है, हर एक का अपना अपना कंट्रीब्यूशन रहा है। फ्रांस बोआ ने बेसिकली एक हिस्टोरिकल एनालिसिस किया, हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म का जो मेथड है वो हमको दिया ताकि हम जो बाकी सोसाइटीज़ हैं उनको समझ सकें। ठीक है, हिस्टोरिकल लेंस से समझ सकें, रिलेटिविस्टिक लेंस से समझ सकें। उन्होंने कंपैरेटिव मेथड्स के अंदर शोध की, कंपैरेटिव मेथड्स को मॉडिफाई किया और सुधारा। पहले कंपैरेटिव मेथड किसने यूज़ किया था? इट वाज आल्सो यूज्ड बाय टायलर। ठीक है, E.B. टायलर ने भी यूज़ किया था। गॉट द पॉइंट? इट वाज आल्सो यूज्ड बाय L.H. मॉर्गन। और थोड़ा बहुत कंपैरेटिव मेथड जो है वो आपके पास जेम्स जॉर्ज फ्रेजर ने भी किया था। ओके, बट इन्होंने कंपैरेटिव मेथड के अंदर शोध किया। कंपैरेटिव मेथड के अंदर शोध क्या किया कि जो बहुत ही ज़्यादा जनरलाइजेशंस हैं या फिर जेनरिक जनरलाइजेशंस करते हैं, इन्होंने जो है उन चीज़ों को खारिज किया कि ज़्यादा जनरलाइजेशंस नहीं होनी चाहिए और उनको
ज़्यादा जनरलाइजेशंस ना हों, दो चीज़ों को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। द फर्स्ट वन वाज द होलिस्टिक स्टडी। उस वक्त हम होलिस्टिक स्टडी नहीं कहा करते थे, हॉलिज्म कहा करते थे। ठीक है, सॉरी, हॉलिज्म, HOLISM, हॉलिज्म। ठीक है, तो हॉलिज्म को इंट्रोड्यूस किया। द सेकेंड थिंग, आजकल हम होलिस्टिक स्टडी कहते हैं इसी चीज़ को। ठीक है, द सेकेंड थिंग वाज एक्सटेंसिव फील्ड वर्क। फील्ड वर्क मलिनोस्की जितना नहीं कि आप 3 साल जो है वो एक ही आइलैंड के ऊपर जाके बैठे रहो, बट यू विल हैव टू विजिट दैट पर्टिकुलर सोसाइटी इन डिफरेंट क्रॉप सीजन्स। जैसे फॉर एग्जांपल 2-3 बार क्रॉप जो है वो उगाई जाती है, तो आप उस सोसाइटी के अंदर 2-3 बार विजिट करोगे और रेगुलरली करते रहोगे ड्यूरिंग योर PhD। तो इस तरह से इन्होंने थोड़ी से जो है वो शोध किए ताकि ये जनरलाइजेशंस जो है वो ओवर जनरलाइजेशन जो होती हैं वो ना हो। ठीक है, हालांकि रूथ बेनेडिक्ट का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही है जनरलाइजेशंस का, इन्हीं की शिष्य थी ये और इन्होंने ही ये काम किया था। ठीक है, इसी वजह से आगे चल के फिर जो है वो और ज़्यादा हम देखते हैं कि रिगर आ जाता है इस चीज़ में। चलो, इन्होंने लिंग्विस्टिक इंसाइट्स देने के लिए कहा कि आप जब भी काम करेंगे तो लैंग्वेज को सीखेंगे। जिस भी सोसाइटी के अंदर काम करना है उसकी लैंग्वेज के बारे में आपको अच्छा पता होना चाहिए। ओके, तो ये जो है वो फ्रांस बोआ का काम था, ये कंट्रीब्यूशन था फ्रांस बोआ का। फिर उसके बाद बात आती है रूथ बेनेडिक्ट की। रूथ बेनेडिक्ट कॉन्फ़िगरेशनिस्ट अप्रोच को यूटिलाइज करती हैं ताकि जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, ह्यूमन बिहेवियर हैं, उनके पैटर्न्स को समझा जा सके, जो जनरल ईथोस हैं सोसाइटी के उनको समझा जा सके। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है मार्गरेट मीड की। और हाँ, कंटेक्स्ट बेस्ड इंटरप्रिटेशन जो कि आगे चल के क्लिफर्ड गीट्स यूज़ करते हैं, ये यहीं से शुरू हुई थी, रूथ बेनेडिक्ट से शुरू हुई। ठीक है ना, तो आपके पास जो है वो कंटेक्स्ट बेस्ड इंटरप्रिटेशन ये करवाना शुरू कर देती हैं। दिस इज़ द कीवर्ड। फिर उसके बाद मार्गरेट मीड आती हैं। मार्गरेट मीड जो है वो पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन को लेके आती हैं और ज़्यादा इन्हांस करती हैं। और फिर उसके बाद खास करके वो दिखाती हैं कि किस तरह से कल्चरल डाइवर्सिटी है सोशलाइजेशन की प्रोसेसेस के अंदर। हर कोई अमेरिकन सोशलाइजेशन प्रोसेस और पॉटी ट्रेनिंग नहीं करवा रहा है दुनिया के अंदर। ठीक है, और जेंडर के नोशन के अंदर और जेंडर के कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। ज़रूरी नहीं है कि अगर अमेरिका के अंदर जो विमेन हैं वो सबमिसिव हैं तो दुनिया की हर एक कल्चर के अंदर विमेन सबमिसिव होंगी। ठीक है, अडोलसेंस के करैक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ज़रूरी नहीं है कि अगर टीनेजर्स जो है वो अमेरिका के अंदर एक सर्टन वे में बिहेव कर रहे हैं तो दुनिया में हर जगह पे बिहेव करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने एथनोसेंट्रिक व्यूज़ को जो है वो चैलेंज किया और कल्चर रिलेटिविज्म को स्थापित किया। एडवर्ड सापीर वुफ के साथ मिलके एक जो है वो सापीर वुफ हाइपोथेसिस देते हैं। देखो, सापीर वुफ हाइपोथेसिस बना कैसे। फ्रांस बोआ बेसिकली ये समझाते हैं जब इन्यूट्स के अंदर काम कर रहे होते हैं कि कल्चर अगर अलग अलग है तो लैंग्वेज का जो सिंटेक्स है और जो लैंग्वेज का नोशन है वो भी अलग अलग होगा। जैसे ही कल्चर डिफरेंट हो जाती है, लैंग्वेज का मीनिंग या फिर जो लैंग्वेज का सिंटेक्स है वो भी डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है सापीर वुफ हाइपोथेसिस। सापीर वुफ हाइपोथेसिस कहता है कि लैंग्वेज चेंज होने से आपका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है, कि आपके पास पूरा रिलेटिविज्म है। दोनों में से कोई भी एक सेगमेंट चेंज होगा तो दूसरा तो चेंज होना ही होना है। ठीक है, तो इस तरह से वो समझाते हैं कि किस तरह से ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन कल्चर जो है वो एक लैंग्वेज के चेंज होने से बन जाती है। कहने का मतलब ये है कि कल्चर इतनी ज़्यादा फ्रेजाइल होती है कि आप इन्वायरमेंट चेंज कर दो, कल्चर चेंज हो जाएगी। तो एक सेट पैटर्न ऑफ कल्चर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है और इसी से कल्चर रिलेटिविज्म जो है वो और ज़्यादा स्थापित होता है। देन उसके बाद फीचर्स क्या हैं कल्चरल रिलेटिविज्म के। ये डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करता है। इन चीज़ों को थोड़ा सा आप खुद पढ़ लीजिएगा।
देन उसके बाद जो है ये आपके पास एथनोसेंट्रिक जजमेंट्स को जो है वो सस्पेंड करता है। फिर उसके बाद कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस आती हैं। देन ये एक रिलेटिविस्टिक अप्रोच देता है टूवर्ड्स एथिक्स एंड वैल्यूज़। ये एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग देता है आपको कल्चर की। आपको पुश किया जाता है ताकि आप हर एक चीज़ को समझो एक पर्टिकुलर कल्चर की। हिस्ट्री पढ़ो, उसकी लैंग्वेज को पढ़ो, उसके ट्रेडिशंस को पढ़ो, हर एक चीज़ को पढ़ो। ठीक है। इसका क्रिटिसिज्म क्या है? मेरविन हैरिस पहले सबसे बड़े क्रिटिक हैं। ऑल्दो मेरविन हैरिस कहते हैं कि जो कल्चरल रिलेटिविज्म का कंट्रीब्यूशन है एंथ्रोपोलॉजिस्ट के अंदर, इट इज़ सेकंड टू नन। ठीक है, वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सोशल स्टडीज़ के अंदर भी और ख़ास करके एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। बट ही क्रिटिसाइज द कल्चरल रिलेटिविज्म फॉर मिसिंग द यूनिवर्सल पैटर्न्स। कल्चरल रिलेटिविज्म की वजह से क्या होना शुरू हो गया कि लोगों ने थ्योरीज को बनाना छोड़ दिया। जो यूनिवर्सल पैटर्न्स थ्रू आउट द ह्यूमैनिटी बन रहे थे, जिसकी वजह से हमने एंथ्रोपोलॉजी की स्थापना की थी, एंथ्रोपोलॉजी को बनाया था, एंथ्रोपोलॉजी को एज अ डिसिप्लिन रखा था, वो डिसिप्लिन नहीं था। ठीक है, तो आपके पास जो है वो उन्होंने कहा कि कल्चरल मटीरियलिज्म जो है उन्होंने सजेस्ट किया। नैन्सी स्पेंसर ह्यूज और एलिजाबेथ ज़िनचेंटर, दोनों का जो एक उन्होंने एक खामी पॉइंट आउट की है, दोनों ने यही बात कही है कि कल्चरल रिलेटिविज्म जो है इट कैन एक्सक्यूज द हार्मफुल प्रैक्टिसेस इन अ पर्टिकुलर कल्चर। क्यों, ऐसा क्यों है? कल्चरल रिलेटिविज्म कहता है कि आपको किसी चीज़ के प्रति या फिर किसी एक कल्चरल बिहेवियर के प्रति जो है वो कोई भी जजमेंट नहीं देनी है। यू कैन नॉट बी अ पर्टिकुलर जज। ठीक है, आपको किसी चीज़ को अच्छा बुरा नहीं कहना है। यू हैव टू बी, और ये नोशन जो है वो पॉपुलर कल्चर के अंदर किस तरह से ट्रांसलेट होता है? टूवर्ड्स द पॉलिटिकल करेक्टनेस। ठीक है, कि आपको पॉलिटिकली करेक्ट रहना है, किसी चीज़ को सही गलत नहीं कहना है। ठीक है, रादर देन दैट यू हैव टू नो द रीजंस कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब ये पॉलिटिकल करेक्टनेस वाली बात एकेडमिक्स के अंदर आ जाती है तो क्या होता है? दैट वुड सम हाउ एक्सक्यूज सर्टन हार्मफुल प्रैक्टिसेस, यस, लाइक डोरी, लाइक सती। तो हम रादर देन सिंपली क्रिटिसाइजिंग देम वी टेंड टू सी दैट व्हाई दैट इज हैपनिंग इन अ सोसाइटी। तो वैसी जो चीज़ें हैं वो हमारे दिमाग में चल जाती हैं। ठीक है, तो आपके पास जो है उन्होंने कहा कि एंथ्रोपोलॉजी को यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स को अपहोल्ड करना चाहिए। तो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स ऊपर आने चाहिए और कल्चरल रिलेटिविज्म जहाँ पे इन राइट्स को अपहोल्ड कर रहा है वहाँ पे कल्चरल रिलेटिविज्म सही है। यहाँ जहाँ पे भी ये उनको खारिज कर रहा है या फिर उनके डायरेक्शन के अंदर बाधा बन रहा है तो वहाँ पे जो है कल्चरल रिलेटिविज्म को हट जाना चाहिए। देन उसके बाद बात आती है डेरिक फ्रीमैन की। डेरिक फ्रीमैन ने किनको क्रिटिसाइज़ किया था? मार्गरेट मीड को, जब उन्होंने समोआ के अंदर काम किया था। उन्होंने कहा दैट कल्चरल रिलेटिविज्म जो कि बेसिकली मार्गरेट मीड ने यूज़ किया है, उनके अंदर भी बायसेस है। डेरिक फ्रीमैन ने पहले, फिर उसके बाद क्लिफर्ड गीट्स ने, दोनों ने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया कि आप जितने भी रिफ्लेक्सिव क्यों ना हो जाओ, आप जितने भी व्हाट यू कैन से कि आप जितना भी कल्चरल रिलेटिविज्म अपने वर्क के अंदर ले आओ, एट द एंड यू आर अ ह्यूमन बीइंग। और जब इफ़ यू आर अ ह्यूमन बीइंग, आपके दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ सेल्फ परसीव्ड नोशंस होंगे ही होंगे। आप कहीं ना कहीं जनरलाइजेशंस करोगे ही करोगे। उन्होंने मार्गरेट मीड को इसीलिए क्रिटिसाइज़ किया कि जो समोअन कल्चर की कम्प्लेक्सिटीज़ हैं उनको उन्होंने जो है वो अच्छे तरीके से नहीं देखा। ठीक है, उनके भी कुछ सेल्फ परसीव्ड नोशंस जो थे वो उनके अंदर अवेलेबल थे। ठीक है, हाँ, प्रेजुडिसेस वगैरह होती हैं। देन उसके बाद अर्नस्ट गेलर warned that the cultural relativism might idolize the non-western societies। ठीक है, कि एक रोमांटिसिज्म जो है वो पैदा हो जाए नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ के प्रति।
ठीक है, और आपके पास ही एडवोकेटेड दैट एक सोशल चेंज और ग्लोबल इन्फ्लुएंस इन कल्चर्स के ऊपर कैसे होता है, रादर देन वी जस्ट आइडलाइजिंग देम कि वो सोसाइटीज़ ऐसे रहती हैं, वो लोग इतने खुश रहते हैं, ऐसा है वैसा है। रादर देन गोइंग फॉर देयर डेवलपमेंट हम उनको आइडलाइज करना स्टार्ट कर दें, हम उनको रोमांटिसाइज करना स्टार्ट कर दें। ऐसा हुआ है एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। आजकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि सरकार को इंटरवेंशंस करनी चाहिए, लेकिन जो पुराने एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे वो कहते थे कि नहीं, सरकार को इंटरवेंशंस नहीं करनी चाहिए, रादर देन दैट जो सोसाइटीज़ रह रही हैं, जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ हैं, उनको वैसे ही रहने देना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ? इवन एलपी विद्यार्थी की अप्रोच के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। ऐसा क्यों है? बिकॉज कहीं ना कहीं जो फंक्शनिस्ट हैं, मलिनोस्की हैं, स्ट्रक्चरलिस्ट फंक्शनिस्ट हैं, रेडक्लिफ ब्राउन हैं, और जिन्होंने उनसे पढ़ाई की है, उन लोगों ने कहीं ना कहीं जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ हैं उनको आइडलाइज करना स्टार्ट कर दिया कि इनके अंदर इंटरवेंशन होना ही नहीं चाहिए। आजकल के जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो डिफरेंट व्यू के हैं, वो मानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ, एल्विन है इनके अंदर। ठीक है, तो उनका मानना है रादर देन जस्ट आइडलाइजिंग देम वी शुड हैव इंटरवेंशन, ताकि वो अच्छी हेल्थ ले सकें। ठीक है, अच्छा जो है वो पढ़ाई कर सकें, अच्छी जो है वो एजुकेशन ले सकें। गॉट द पॉइंट? सो दीज आर द मेजर क्रिटिसिजम्स ऑफ द कल्चरल रिलेटिविज्म। मेजर क्रिटिसिज्म, इनको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इन क्रिटिसिज्म से आगे क्वेश्चन बनेगा। गॉट द पॉइंट? मैरविन हैरिस से क्वेश्चन बन सकता है कि कल्चरल रिलेटिविज्म ने जो है वो थ्योरी का डेवलपमेंट रोक दिया। ठीक है, कल्चरल रिलेटिविज्म एंड एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी और एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये तो ऑलरेडी पूछा जा चुका है, कल्चरल रिलेटिविज्म एंड ह्यूमन राइट्स। डेरिक फ्रीमैन के ऊपर पिछले साल क्वेश्चन आया था कि व्हाट वर द कंट्रोवर्सीज ऑफ मलिनोस्की एंड मार्गरेट मीड, वो क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो डेरिक फ्रीमैन और क्लिफर्ड गीट्स दोनों के ऊपर, खैर क्लिफर्ड गीट्स खुद कल्चरल रिलेटिविस्ट थे, तो मैंने यहाँ पे उनका नाम नहीं लिखा है। तो डेरिक फ्रीमैन और क्लिफर्ड गीट्स के ऊपर क्वेश्चन था। क्लिफर्ड गीट्स ने तो, डेरिक फ्रीमैन ने तो चलो आर्टिकल ही लिखा था न्यूयॉर्क टाइम के अंदर और उनको क्रिटिसाइज़ किया था अपने लेक्चर्स के अंदर। क्लिफर्ड गीट्स ने जो डायरी थी मलिनोस्की की उसको ही छपवा दिया था, उसका ही पब्लिकेशन करवा दिया था। ठीक है, तो इट वेंट वायरल। ठीक है, तो फिर उसके बाद अर्नस्ट गेलर के ऊपर क्वेश्चन अब पूछा जा सकता है कि आपके पास जो है वो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर जो नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ हैं उनको आइडलाइज किया गया, रोमांटिसाइज किया गया। क्या आप इससे जो है वो सहमत हो या असहमत हो? तो उससे जो है वो सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, दैट विल बी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अर्नस्ट गेलर। तो क्रिटिसिज्म से अब यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चंस पूछेगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ओके, गॉट द पॉइंट? स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू एंजॉयड द डिस्कशन। अगर आपका कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है रिगार्डिंग व्हाट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी क्वेरी, अपना जो भी डिस्कशन है, जो भी डाउट है, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, एंड फॉर श्योर आई विल रिवर्ट बैक। थैंक यू।